डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आ गए हैं एनिमल पार्ट पे, ये सॉरी प्लांट वाले पार्ट पे, यानी कि जो आपका स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट है उसके एनिमल पार्ट को हमने फिनिश किया। हम लोग अब आ गए प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम पे। ठीक है, तो ये पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, क्या कन्वेंशनल मेथड जो था प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स का वो गलत था, तो इससे रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे। तो आप ये जानिए कि जो कन्वेंशनल मेथड है प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है, पहले तो ये जानिए कि प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है। कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, मतलब आप उसको कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ, ठीक है, न्यू ब्रीड डे बाय डे विद ऑल डिजायर्ड क्वालिटी। ठीक है, तो कहता है कि मतलब जो आप चाहते हैं उस क्वालिटी को प्लांट में इनकॉर्पोरेट करके उसके नए नए ब्रीड को बनाना, नए नए ब्रीड को पैदा करना, दैट इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, जो कन्वेंशनल तरीका था वो अभी तक जो अपनाया जा रहा था भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले, वो जो तरीका था वो बिल्कुल ही एक अलग तरीका था। मतलब साइंटिफिक तरीका नहीं था। हम लोग उसमें मेहनत भी करते थे, ठीक है, उसमें पैसे भी लगाते थे, ठीक है, उसमें मतलब लेबर भी लगते थे, यूज होते थे, फर्टिलाइजर्स भी यूज होते थे, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट सबका होता था, बट उसमें मतलब कॉमर्शियल तरीके से एक एक्सपर्ट जो प्रोफेशनल तरीका होता है उसकी तरह वहां पैदावार नहीं होती थी। यानी कि कहा जाता है कि जो कन्वेंशनल मेथड था उससे लिमिटेड फूड प्रोड्यूस होते थे, जिसके द्वारा हम लोग अपने इंडियन जितने पॉपुलेशन थे वो भी किसी तरह पेट भरा करते थे। ठीक है, और उसको एक्सपोर्ट करने की बात तो बहुत दूर की है। तो कहता है इंदिरा गांधी के टाइम में एक क्रांति शुरू की गई, उसको बोलते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेके इंडिया में आने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एमएस स्वामीनाथन। एक्चुअल में जो एमएस स्वामीनाथन थे वो मैक्सिको से, मतलब बिल्कुल मैक्सिको के जो साइंटिस्ट थे, मैक्सिको के जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर थे निर्मल बार्लग साहब, उनसे बहुत ही ज्यादा मतलब प्रभावित थे। उनके साथ वो रहे भी, मैक्सिको में ट्रेनिंग भी ली, मैक्सिको में नए नए टेक्निक को इन्होंने सीखा और कुछ टेक्निक को इन्होंने ले आया इंडिया में। और उसी टेक्निक के द्वारा, उसी सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, राइस और मेज के द्वारा, जिसमें हाई यील्डिंग कैपेसिटी था, जिसमें डिजीज रेसिस्टेंट पावर था, उसके द्वारा इन्होंने इंडिया में क्या कर दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन कर दिया। किसने नहीं सुना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम। कहता है ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, जो हरित क्रांति है, इसमें मेनली 3 क्रॉप पे ध्यान दिया गया था, व्हीट, राइस और मेज। ठीक है, इन तीनों के डिफरेंट वैरायटी का यूज किया गया। इसमें आगे आप जो भी अभी 3-4 वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें यही तो आप देखेंगे कि व्हीट का कौन वैरायटी है, ठीक है, राइस का कौन है, ठीक है, कहता है ज्वार का कौन है, बाजरा का कौन है, ठीक है, मेज का कौन है, यही सब तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सारे साइंटिफिक वैरायटी पढ़ेंगे। बट उस समय जो यूज किया गया था एमएस स्वामीनाथन के द्वारा इंडिया में, उसमें बहुत ही फेमस था कल्याण सोना, सरबती सोनारा, पूसा लरमा, लरमा रोजा, ये सब वैरायटी था व्हीट का। ठीक है, ये सब व्हीट के वैरायटी का हमने नाम लिया आपके सामने। ठीक है, तो कहता है ये सब का यूज करने के बाद, सेमी ड्वार्फ वैरायटी को प्रैक्टिकली उगाने के बाद इंडिया ना सिर्फ फूड क्रॉप के मामले में इंडिपेंडेंट बना,
बल्कि हम लोग एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। अब आप समझिए क्या बात हुई, कितनी बड़ी क्रांति थी वो, एक माइल स्टोन हुआ इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री के संबंध में। ऐसे तो कन्वेंशनल मेथड हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। कन्वेंशनल मेथड 9000 से 11000 साल पुराना है, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट ही हुआ था इंडिया में, तब से ये फेमस है। ठीक है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का डिस्कवरी, आपको विश्वास नहीं होगा, ये भी एक सेरेंडिपिटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये अचानक से हुआ था, सोच समझ के नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब जानवरों से बचाने के लिए कुछ चीजों को दबा के रख दिया गया था, ठीक है, मिट्टी के नीचे, और उसी में क्या हुआ, जर्मिनेशन हो गया उसके सीड में। पता चला अच्छा ऐसे करके खेती होती है, तो इस तरह से खेती हो गया। 9000 से 11000 का एवरेज निकाल लीजिए, बहुत जगह दिया है कि 10000 साल पहले कृषि का आविष्कार हुआ। ठीक है जी, तो उसको मानिए। ठीक है, अब आइए, कहता है प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन। पर्पसफुल मैनिपुलेशन, आप मैनिपुलेशन ही तो करते हैं। जो डिफेक्टिव वैरायटी है उसको आप हटा देते हैं, जो डिजायर्ड वैरायटी है उसको आप लाते हैं, जो अच्छी क्वालिटी है उसको आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में चूज करते हैं। ठीक है, तो कहता है ऐसे भी देखिए, अगर नहीं कोई है, अब देखिए इसको ना, जो आम लाइफ में जो शादी होती है ना, उससे आप मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं। कहता है पहले शादी होता था तो क्या होता था, ना लड़का लड़की को देखता था, ना लड़की लड़का को देखता था, और उस ढंग से, ठीक है, माँ बाप सब डिसाइड करता, अभी भी होता है कहीं कहीं, तो कहता है उसमें क्या होता था, अपना किया शादी हो गया। आजकल क्या है, 36 गुण मिलाते हैं, ठीक है, 20 गुण मिलाते हैं, 30 गुण मिलाते हैं, फिर भी अगर साथ नहीं रहना है तो लोग नहीं रहते। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है, ठीक है, अभी साइंटिफिक तरीके से होने लगी है, सब कुछ कंप्यूटराइज होने लगी, ये मैच करना, वो मैच करना, ये सब ऐसे सारा कुछ। फिर कोरोना ने ले दे के सबका गुड़ गोबर करके रख दिया। ठीक है, इसमें जानते हैं समाज को बहुत पैसे बचेंगे। ये जो कोरोना आया है ना, इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट भी है दुनिया में। ये जो आप देखते थे ना कि हजारों हजार, दसों हजार लोगों को लोग खिलाता था अपनी मूछ पे ताव देने के लिए कि मैंने इतने करोड़ खर्च किए। अब तू खर्च करके देख, वो जमाना गया, वो जमाना जल्दी वापस नहीं आएगा। वैक्सीन होने के बावजूद भी लोगों को बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस म्यूटेटिव वायरस हमेशा चेंज कर रहा है। वैक्सीन निकलेगा एक म्यूटेंट फॉर्म का, तब तक में दूसरा उसका म्यूटेशन आ जाएगा। इसलिए इसमें अब आपको थोड़ा सा आदत तो बदलनी पड़ेगी, हमें भी बदलनी पड़ेगी। हम भी बदले हुए, बहुत जगह जाते हैं, गाड़ी से आते हैं तो देखते हैं कि होटल बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, फिर भी नहीं जाते। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, कोरोना है, बुलाएगी मगर जाने का नहीं। ठीक है, तो ये है, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो कहता है इट इज पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज in order to create desired plant type that are better suited for cultivation, give better yield and disease resistant. Okay? मतलब वही लाइन लिखा हुआ है जो आपको नोट करना है। फिर कहता है कन्वेंशनल मेथड कब शुरू हुआ था, 9000 से 11000 ईयर एगो। ठीक है, कहता है टुडे all our major food crops are derived from domesticated form। ठीक, और domesticated जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, कल्टीजेंस। क्या बोलते हैं, कल्टीजेंस, उसको बोलते हैं कल्टीजेंस। जो भी मतलब वैरायटी है, अगर वो बिना ह्यूमन डोमेस्टिकेशन का नहीं क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं मतलब प्रोड्यूस हो रहा है सीरियल्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं कल्टीजेंस। कल्टीजन मतलब जो प्योरली डोमेस्टिकेटेड हो, बिना डोमेस्टिकेशन का कल्टीवेट नहीं किया जा सके, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, कल्टीजेंस। ओके, अब आइए, कहता है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। क्लासिकल प्लांट ब्रीडर करते क्या है, ठीक है, कहता है क्लासिकल प्लांट ब्रीडर वही जो अभी हम एग्जांपल दे रहे थे, ठीक है, शादियों वाला, क्रिएट प्योर लाइन। ये क्रिएट प्योर लाइन का मतलब क्या है, प्योर लाइन का मतलब है कि 8 से 10 जनरेशन तक आप सेल्फिंग करवाते हैं। मैंने एनिमल ब्रीडिंग में पढ़ा था, 8 से 10 जनरेशन तक क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं। प्योर लाइन का मतलब होता है 8 to 10 जनरेशन तक,
ठीक है, आप क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं। सेल्फिंग का मतलब क्या, इन ब्रीडिंग करवाते हैं, इन ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। तो जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, प्योर लाइन। या मेंडल के अकॉर्डिंग अगर बोले तो, मेंडल के अकॉर्डिंग अगर बोले तो क्या होगा मालूम है, अगर मेंडल के अकॉर्डिंग आप बोलना चाहें तो कहता है, मेंडल बोले थे कि अगर हम दो कॉन्ट्रास्टिंग वैरायटी को क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन आता है। F1 जनरेशन को हम अगर F1 से ही क्रॉस करवाते हैं तो F2 आता है, फिर F2 को F2 से ही क्रॉस करवाइए, फिर उसी तरह से आप क्रॉस करवाते जाए, मतलब उसको बोलते हैं सेल्फिंग। F1 को F1 से क्रॉस करवाना सेल्फिंग, F2 को F2 से क्रॉस करवाना सेल्फिंग, F3 वैरायटी को F3 वैरायटी से क्रॉस करवाना सेल्फिंग। उन्होंने मेंडल साहब ने बताया कि अगर आप 8-10 जनरेशन तक लगातार सेल्फिंग करवाते हैं तो उसका प्योर ब्रीडिंग लाइन निकलेगा। उसको उन्होंने प्योर, ये प्योर लाइन बोले, वो PBL बोले, प्योर ब्रीडिंग लाइन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। फिर कहता है उसमें से चूज किया जाएगा क्रॉसिंग ऑफ और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन। अब एक प्योर लाइन में एक मेल को ले लीजिएगा, एक फीमेल को लीजिएगा, सुपीरियर क्वालिटी को लीजिए और उसको क्रॉस करवाइए, ठीक है। तो ये फिर वो, लेकिन आप देखने से ही कर सकते थे, वो हम उस समय कोई साइंटिफिक वे तो था नहीं, जो कन्वेंशनल मेथड था, ठीक है। फिर कहता है उसमें आर्टिफिशियली आप सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन बेटर क्वालिटी हुआ, और कहता है वो प्लांट उसमें जो सिलेक्ट कीजिएगा उसमें क्या दो चीज आप देखते हैं, डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी और हाई यील्डिंग वैरायटी, यही तो आप देखते हैं। तो कहता है विद एडवांसमेंट ऑफ इन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर, जब से कहता है जेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और टिश्यू कल्चर का एडवांसमेंट हुआ है, इन तीनों को अप्लाई करके हम नए नए मॉडर्न ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। और ये मॉडर्न ब्रीडिंग प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है, कोई भी ब्रीडर चाहता है बेटर क्वालिटी मिले। बेटर क्वालिटी की अंत क्या है, बेटर क्वालिटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कहता है बेटर क्वालिटी में क्या क्या चीज होना चाहिए। एक अच्छा जो प्लांट ब्रीडर है वो क्या चाहेगा कि एक प्लांट में क्या क्या चीजें हो, ठीक है। तो उसकी मनोभावना को भी तो समझा जाए। यानी कोई कहेगा कि एक अच्छा प्लांट ब्रीडर, एक मॉडर्न प्लांट ब्रीडर अपने किसी डिजायर्ड प्लांट में क्या क्या चीज को इंप्रूव करना चाहेगा, ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा। तो कहता है देखिए, उसके लिए एक मैंने चार्ट तैयार किया। कहता है ब्रीडर्स ट्राई टू, ब्रीडर्स, ठीक है, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन डिजायर्ड प्लांट। ये 4 चीजों को वो इनकॉर्पोरेट करना चाहेगा, ये 4 चीजों को वो इनकॉर्पोरेट करना चाहेगा। ये 4 चीजें क्या है डियर? कहता है इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी। यानी कि क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करना चाहेगा, क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहेगा, ठीक है। यानी कि इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी। दूसरा कहता है इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। यानी कि कहता है पहले तो ऐसा प्लांट हो जिसकी क्रॉप यील्ड का, ठीक है, क्वालिटी भी ज्यादा अच्छा हो और क्वांटिटी भी ज्यादा अच्छा हो। यानी कि कहता है उसका मतलब अमाउंट भी ज्यादा हो, फूड प्रोडक्ट भी ज्यादा हो, उसमें प्रोटीन कंटेंट, उसमें विटामिन कंटेंट, उसमें मिनरल कंटेंट, उसमें लिपिड कंटेंट, ये सब भी अच्छा खासा हो, ठीक है। तो कहता है ये चीज होना चाहिए पहला। दूसरा कहता है इंक्रीज इन टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होता है, लाइक कहता है सैलिनिटी, ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर और क्या ड्रॉट, सूखा, ये सब कंडीशंस को टॉलरेट करने वाला गुण हो उस प्लांट में। तीसरा कहता है रेसिस्टेंट टू पैथोजन। आप जानते हैं कि फसल को बर्बाद बहुत क्या करते हैं, डिजीज करते हैं, ठीक है, वायरल डिजीज भी, बैक्टीरियल डिजीज भी, फंगल डिजीज भी खूब लगते हैं, ठीक है। फंगल डिजीज में आपने बहुत नाम सुना होगा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड रस्ट ऑफ, ठीक है, ये रेड रोट ऑफ सुगर केन, ठीक है, रेड रस्ट ऑफ टी, बहुत सारे सुने हैं। हालांकि रेड रस्ट ऑफ टी तो उसका है, एल्गल डिजीज है, ठीक है। फिर वाले बहुत सारे सुने हैं, ठीक है, जितना स्मट डिजीज है, जितना रस्ट डिजीज है, ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर, गेहूं, ये सब का। तो जितना सुनते हैं फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, सब से बचने का उसमें गुण होना चाहिए। फिर कहता है लास्ट में इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट।
अब ये पेस्ट वाला मसला भी बहुत गरमाया हुआ है, ठीक है। कहता है कि ये जो पेस्ट है ना, दो तरह के पेस्ट अब अटैक करते हैं प्लांट पे, ठीक है। कहता है एक इंसेक्ट और एक निमेटोड्स। तो आगे पढ़ाएंगे आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कि इंसेक्ट पेस्ट से बचने के लिए, ठीक है, एक वेराइटी निकली है, उसको बोलते हैं एटी वेराइटी, एटी प्लांट, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियन से निकला हुआ जीन डाल के प्लांट बनाते हैं, उसको बोलते हैं एटी प्लांट। और बैसिलस थुरिनजेनेसिस से निकला हुआ जीन डालते हैं इंसेक्ट से बचने के लिए, तब उसको बोलते हैं बीटी प्लांट। तो ये बीटी प्लांट, एटी प्लांट की कहानी बहुत मजेदार है, ये आप पढ़ेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो कहता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें पढ़ेंगे, ओके। बहुत मजा आएगा आपको उसमें, ठीक है। तो ये इंक्रीज पेस्ट, एक्चुअली में पेस्ट क्या होता है, अनवांटेड कोई भी ऑर्गेनिज्म, बशर्ते की लिविंग हो, कोई भी अनवांटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके सक्सेसफुल रहने में इंटरफेरेंस कॉज करे। एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कहता है वीड, ठीक है, वीड खरपतवार, ठीक है। कहता है हर्ब्स, ठीक है। अगर मान लो कि पेस्ट, पेस्ट कोई भी हो सकता है, वीड भी हो सकता है तो उसको मारने वाला वीडिसाइड, चूहा भी हो सकता है उसको मारने वाला रोडेंटिसाइड, इंसेक्ट भी हो सकता है उसको मारने वाला इंसेक्टिसाइड, ठीक है। कहता है कि वायरस भी हो सकता है उसको मारने वाला वायरसाइड, बैक्टीरिया हो सकता है बैक्टीरियासाइड, फंजी हो सकता है फंजीसाइड, ये सारा कुछ हो सकता है। क्लियर है पॉइंट। तो ये सबको किल करने वाला, ठीक है, उसी पे नाम के आगे साइड लगा दीजिए। तो पेस्टिसाइड के पार्ट, पेस्ट ये हो गया, पेस्टिसाइड के पार्ट हो गए सारे। कभी कभी आदमी खुद को मारता है, खुद को मारने वाला सुसाइड, ठीक है, होता ही है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब आइए, कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम एक सिस्टमैटिक ऑर्डर का प्रोग्राम है। ये ऐसे वैसे वाला प्रोग्राम नहीं है, बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में होता है, ठीक है जी। कहता है बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में होता है। तो कहता है कि इसमें हम लोग 5 स्टेप को फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 5। इस 5 स्टेप को हमें पढ़ना है, ओके। यानी प्लांट ब्रीडिंग में इस 5 स्टेप का हमें ध्यान रखना है। देखिए, पहला जो स्टेप है वो क्या है, कहता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है। मान लीजिए कि हम किसी प्लांट वैरायटी का तैयार करना चाहते हैं। क्या तैयार करना चाहते हैं, ठीक है। कहता है प्लांट वैरायटी जो हम तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, वो कैसा तैयार करना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई एक स्पीसीज है, ठीक है, उसका एक हम सबसे नया वैरायटी तैयार करना चाहते हैं। सपोज हम मैंगो के बिल्कुल एक मॉडर्न वैरायटी को तैयार करना चाह रहे हैं, एकदम न्यू ब्रीड को तैयार करना चाहते हैं, जिसमें हर तरह के क्वालिटी ब्रीडर डालना चाहता हो। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे आम के एक बड़े से एरिया में जहां आमी आम हो, उस बड़े एरिया को चूज करेंगे। वहां पे हम घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे, जितनी वैरायटी हो। अब ये नहीं होगा कि जहां पे एक ही तरह का आम का वैरायटी हो, 5000 पेड़ हो, नो। हम उस जगह को चूज करेंगे जहां पे 5000 तरह के पेड़ हो। 5000 पेड़ से मतलब नहीं है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, जहां क्वालिटी हो। और उस 5000 पेड़ अलग अलग तरह में, कोई मतलब अलग वैरायटी का हो, कोई अलग वैरायटी का हो, किसी का फल बड़ा हो, किसी में डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी हो, किसी में इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेसेस होते हैं उनके टॉलरेंस की कैपेसिटी हो, किसी में पेस्ट रेसिस्टेंट कैपेसिटी हो। ऐसे करके हम घूम घूम के सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट की कलेक्शन करेंगे। यानी कि वेरिएबिलिटी को हम लोग जज करेंगे। घूमते 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 किसको जज करेंगे, वेरिएबिलिटी को जज करेंगे। यानी कहता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। जेनेटिक वेरिएबिलिटी याद कीजिए, जब हम लोग इवोल्यूशन पढ़े थे तो आपको एक चीज मैंने बताया था। क्या बताया था हमने बताया था आपको कि डार्विन साहब रूट कॉज ऑफ वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यानी कि म्यूटेशन इज द रियल कॉज ऑफ
वेरिएशन, जिसके कारण नेचर सेलेक्ट करता था, नेचुरल सिलेक्शन होता था, जिसके कारण सर्वाइवल फिटेस्ट होता था। तो सर्वाइवल फिटेस्ट के रीजन को नहीं बता पाए थे कौन? डार्विन साहब। और वो बता दिए कौन? ह्यूगो ड्यूफ्रेंस। ठीक है, इसलिए डार्विन साहब फेल हो गए, नहीं तो आज उनकी पूरी 100% चला चलती होती। ठीक है, वो फेल नहीं होते अगर वेरिएशन का गुण होता, वेरिएशन का पता मतलब प्रॉपर्टी पता होती कि क्यों होता है। तो कहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। ओके, कहता है तो इसमें करेंगे क्या? मान लीजिए कि हमें, अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए क्या है। हम मान लीजिए कि 100 डिफरेंट प्लांट को देखें। कितने डिफरेंट प्लांट को देखें? 100 डिफरेंट प्लांट को। और इस 100 में अलग अलग वैरायटी मैंगो का, अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग गुण। किसी में पानी कम खा रहा हूं, किसी में लकड़ी बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा हूं, किसी में कुछ, किसी में कुछ। सबको हमने देखा सबको, और सबके जीन को, सबके एलील को, सबके जो वेरिएशन थे उसका जो रूट कॉज था उसको हमने एक जगह कलेक्ट कर लिया। यानी कलेक्शन ऑफ जीन, ठीक है, और एलील, जीन और एलील्स, उसको हमने कलेक्ट कर लिया। इसको क्या बोलते हैं, मालूम? इसको बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्या बोलते हैं? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो बोलिए हमने क्या कर लिया? जर्म प्लाज्म कलेक्शन कर लिया। अब ये जितना वैरायटी हमने जमा किया था उसमें हम एकदम बैठ के सुकून के साथ साइंटिफिकली हर पॉइंट को मिलाते हुए, हर जो हम चाहते हैं कि नए ब्रीड में हम डालें, उसको हम इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे। तो कहता है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। उसी में से हम 2 पेरेंट्स को चूज करेंगे, एक मेल पेरेंट्स और एक फीमेल पेरेंट्स। उसी में से हम मेल और फीमेल पेरेंट्स को क्या करेंगे? चूज करेंगे। और ये मेल और फीमेल पेरेंट्स ये कैसा होगा? कहता है ये मेल और फीमेल पेरेंट्स, ठीक है, ये मेल और फीमेल पेरेंट्स कैसा होगा? सुपीरियर वैरायटी होगा। इधर मेल पेरेंट जो हम चूज करेंगे उसमें लगभग जितना डिजायर्ड हम प्रॉपर्टी चाहते थे वो सब उसमें होगा। इधर जो फीमेल प्लांट होगा उसमें भी सारे डिजायर्ड वैरायटी होगा। यानी कि इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स हमने कर लिया। तीसरा स्टेप आइए, अब बताइए उसमें हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। चाहे वो सेम ब्रीड का हो, चाहे डिफरेंट ब्रीड का हो, हम लोग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है, ये क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जो करेंगे ना, ठीक है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, कहता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एमंग सेलेक्टेड पेरेंट्स हमने करा। ठीक है, अब उसके क्या निकलेंगे? सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। कहता है जो हमने तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया तो उसमें जितने भी निकलेंगे तो सब तो रिकॉम्बिनेंट ही निकलेंगे, सब नए वैरायटी निकलेंगे, क्योंकि हमने 2 सुपीरियर ओल्ड वैरायटी को क्या करवाया? क्रॉस करवाया, जो सबसे बेहतर था। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन और उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? रिकॉम्बिनेंट। आपको पता है 50-100 रिकॉम्बिनेंट भी निकलेंगे, सबसे बेटर रिकॉम्बिनेंट कौन होगा? जो शो करेगा हाइब्रिड वीगर, जो शो करेगा हाइब्रिड वीगर। हाइब्रिड वीगर का दूसरा नाम है हेटेरोसिस। साइंटिस्ट जो दिया था उसका नाम था सर, यानी हाइब्रिड वीगर, ठीक है, या हेटेरोसिस। क्या नाम है इसका? हेटेरोसिस। ठीक है, तो हाइब्रिड वीगर या हेटेरोसिस, ये है वीगर, VIGOUR, हाइब्रिड वीगर या हेटेरोसिस। ये होता क्या है? कहता है इफ ए प्रोडक्ट ऑफ एनी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, product of cross hybridization, if the product of any cross hybridization or any recombinants is dominant over both parents, then condition is called heterosis or hybrid vigor. Then condition is called heterosis or hybrid vigor. मैं यहां पे लिखता हूं बच्चे, ठीक है, if any, ठीक है, hybrid product
हाइब्रिड प्रोडक्ट और क्रॉस ब्रीड, ठीक है, क्रॉस ब्रीड इज डोमिनेंट ओवर both parents, then condition is called, मैं इसको मिटा ही देता हूं, आपको जो पहले से लिखा हुआ उसको मैं मिटा दूं, ठीक है, और आपको समझने में अच्छा होगा, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं हटाता हूं, ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। अब देखिए, कहता है हमने यहाँ पे क्या बोला, ये पॉइंट आपको डिस्कस करना है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो कहता है सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, कहता है कि ये भी हटाते हैं आपको, एक मिनट ये नीचे, ठीक है, कहता है, ठीक है, इफ एनी हाइब्रिड प्रोडक्ट और क्रॉस ब्रीड और, ठीक है, और एक और पॉइंट बोल सकते हैं, ये लीजिए, इसको भी मैं मिटा ही देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे डिस्कशन क्या है, मैं पूरा बढ़िया से लिख देता हूं, हाइब्रिड प्रोडक्ट या, ठीक है, क्रॉस ब्रीड बोलिए या रिकॉम्बिनेंट बोलिए, ये अगर, ठीक है, इफ दिस, ठीक है, इज डोमिनेंट ओवर बोथ parental form, then condition is called क्या बोलेंगे, then condition is called, कहता है हाइब्रिड विगर, ठीक है, और क्या बोलेंगे, हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस बोलिए। क्लियर है पॉइंट, इसको देने वाले थे सर, ठीक है, बोलिए क्लियर है पॉइंट। और आपको मैं बता दूं, एक जो आपने पढ़ा था इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वो प्लांट में भी होता है। अगर आप लगातार किसी ब्रीड में इनब्रीडिंग यानी उस ब्रीड के अंदर ही उसके मेंबर के बीच क्रॉस करवाते जाएंगे तो होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। होमोजाइगोटिसिटी का रिजल्ट अच्छा हमेशा नहीं होता, वो होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उस एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए मैंने आपको बताया था एनिमल ब्रीडिंग में आउट क्रॉस करते हैं, बट ये तो सबसे बेहतरीन है हेट्रोसिस और, ठीक है, क्या बोलिएगा, हाइब्रिड विगर इज द बेस्ट वे टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर है, इनइक्वालिटी को अगर सुधारना है तो आप ये करेंगे। क्लियर है पॉइंट, तो बताइए ये सिलेक्शन टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट कौन होगा, जो शो करेगा, क्या शो करेगा, which show हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस। अब इसको मैं मिटा दूं, आपको इधर क्यों रहे छोटा सा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और जब सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट वैरायटी चूज कर लिया गया तो लास्ट में क्या होगा, टेस्टिंग किया जाएगा। जैसे अभी सुनते होंगे आप, कोरोना का वैक्सीन बन रहा है, तो कोरोना का वैक्सीन तीन तरह के मतलब क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। उसी तरह से और डिफरेंट जगहों पे होंगे, डिफरेंट इन्वायरमेंट में होंगे, डिफरेंट तरह के लोगों पे इसका यूज किया जाएगा, हर तरह के लोगों पे यूज किया जाएगा। कोई सर्दी वाले प्रदेश के हैं, कोई गर्मी, सबका यूज किया जाएगा। तो देखिए कोरोना वैक्सीन के बारे में अभी पता चला होगा आपको कि रसिया ने बनाया और सबसे पहले रसिया के राष्ट्रपति ने, ठीक है, या प्रधानमंत्री जो भी हैं पुतिन, वो अपने बेटी पे ही यूज किया उसका। देखिए वहां का इजराइल में, ठीक है, बोला जाता है कि इजराइल में, ठीक है, जो भी मतलब नेता है उनके बच्चे फोर्स में जाना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे कोई जाए ना
यहाँ पे मरे ना तब नेता का बच्चा, तब इनको पता चलेगा कि हाँ देश पे जान देने वाले शहीदों की क्या कीमत होती है। ठीक है, ये तो सब घर में छुप के उसमें बैठे रहते हैं। ठीक है, अब देखो चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, अब देखिए लास्ट में क्या है, टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। कहता लास्ट में जब रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन हो गया तो उसी को अलग अलग एग्रीकल्चरल फील्ड में, और कहा जाता है कि इंडिया में 14 डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चरल फील्ड थे, पहले 12 थे, अभी 14 में 14 जगहों पे इनकी टेस्टिंग होगी, इनकी बार बार रिजल्ट को मिलाया जाएगा। ठीक है, फिर उसकी कॉमर्शियलाइजेशन होगी, फिर उसकी पैकेजिंग होगी, तब सब कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिलने के बाद इसको एक न्यू वैरायटी के रूप में मार्केट में रिलीज किया जाएगा। क्लियर है, वो न्यू वैरायटी जो भी होगा। क्लियर है, तो ये सारा कुछ आपका क्या था, ये सब कुछ आपका था प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। जितना स्पेशल इंफॉर्मेशन हो सकता था उतना आपको मैंने दिया। ओके, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और वो वीडियो भी आपका प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड ही होगा, तो जल्दी जल्दी मिलेगा। आज मैंने आपको रेगुलर कर दिया यहाँ तक सारा कुछ। सैटरडे और मंडे इन दोनों के लिए जो 4 वीडियो है वो भी आपको मिल रहा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।